आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस शाम में मुझे बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि संस्कार भारती के केंद्रीय कार्यालय की ओर से ये जो फेसबुक लाइव सीरीज आयोजित की जा रही है, कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, उसमें मुझे आज बोलने का मौका दिया है। मैं आभारी हूँ आदरणीय योगेंद्र बाबा जी का, हमारे सीनियर मित्र आदरणीय अमीर चंद जी का, हमारे भाई साहब रविशंकर खरे जी का, नील साहब जो है हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, और इस सब में हमें जो मदद कर रहे हैं शिप्रा जी, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज का विषय है भविष्य का नाटक। आपदा से हम उसमें अवसर कैसे पा सकते हैं। कई बार थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि भाई ये आपदा क्यों हम अवसर पाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये आपदा जो है ये बहुत बड़ी आपदा है। ये कोरोना की महामारी है, इसको मुझे लगता है कि दुनिया को घेर चुकी है। लाखों लोग इस समय बीमार हैं, लाखों लोग जिंदगी खो चुके हैं। यूं कहा जाता है कि इंसान को जो एक अहंकार था, अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, मेरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मेरी एम्यूनेशन डेवलपमेंट है, मेरी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, मेरी एस्ट्रोनॉमी की डेवलपमेंट्स है, या हर तरीके से मैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका हूँ। ये कहीं ना कहीं हमें अहंकार था, इंसान को अहंकार था। इस अहंकार को मुझे लगता है इस कोरोना ने बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। मानव के इस अरोगेंस को, मानव के इस अतिक्रमण को मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गतिरोध लगाने का बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जब जब आपदा आती हैं, विपदाएं आती हैं, तब तब मानव आत्मचिंतन करता है। पिछले लगातार 3-3.5 महीने से हम सब लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं। वाकई अपने स्वतः के साथ संवाद करने का मौका मुझे लगता है इस महामारी ने हम लोगों को दिया है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कई लाखों लोग यहाँ पर जान गंवा चुके हैं और हमें इस चिंतन का मौका मिला है। मुझे लगता है इस समय हमें ये सोचने का मौका है कि हमने अच्छा क्या किया, हमने कौन सी गलतियां की जिसको अब आगे चलकर भविष्य में सुधार सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे विषय हो सकते हैं, बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं कि जिसको लेके हम सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का विषय जो है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्लोगन को मुझे लगता है कि पहली बार कहा है। इस आपदा को हम आपदा ना माने, आपदा तो माननी पड़ेगी, उससे मुकाबला तो करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ये आपदा हमें अवसर प्राप्त करने वाला एक तरीके का सुवर्ण काल तो न साबित हो, इस तरीके से भी हमको मुझे लगता है कि इसको सोचना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपदा आती हैं तब कला आगे दौड़ती है। क्योंकि आपदा से सबसे ज्यादा अगर कोई सीखता है तो वो होती है कलाएं। अब एक देखिए कि हमारे भारतीय नाट्य की शुरुआत ही एक आपदा से हुई है। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, या जिसको हम नाट्य वेद कहते हैं, वो लिखा ही इसलिए गया है क्योंकि उस जमाने में सामाजिक संतुलन, सामाजिक नियमन टूट चुका था। कुछ लोग वेद को पठन पाठन करने में क्या सक्षम थे और कुछ लोगों को वो करने का मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए काफी तरीके का एक अनरेस्ट था उस जमाने में, और उससे इजाद पाने के लिए कई किस तरीके का एक समाज व्यवस्था जो आज की स्थिति में है, उसी तरीके का एक विध्वंस, विकारों को एक शरण जा चुका समाज था। उससे इंद्र को लगा कि ये तो हमारे हाथ से बाहर गया है, और ब्रह्मदेव के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि
भगवान जी ऐसा कुछ कीजिए कि जिसकी वजह से ये सामाजिक नियमन और संतुलन वापस हम पाएं। और फिर आप सबको पता है, उस सारी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि चारों वेदों से कुछ कुछ उठाकर ब्रह्मा ने 5वां वेद निर्माण किया, जिसको पंचम वेद कहते हैं, नाट्य वेद कहते हैं। और ये नाट्य वेद भरत मुनि को दिया। वो इसलिए दिया, इसमें एक शर्त थी भगवान इंद्र की कि भाई ये ऐसा कुछ कीजिए जिसमें वो दिखाई दे, सुनाई पड़े, और जो हर तरीके का इंसान है वो समझ ले। मतलब उसमें मनोरंजन भी हो, प्रबोधन भी हो और परिवर्तन भी हो, जिससे कि हम सामाजिक नियमन और संतुलन पा सके। और मुझे लगता है कि उसी विधा का नाम है नाट्य विधा, नाटक और नाट्य शास्त्र, जिसको कहते हैं कि नाट्य शास्त्र से नाटक निर्माण हो गया। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि इसकी वजह से एक नाट्य शास्त्र लिखा गया। और इस नाट्य शास्त्र की एक खासियत ये है कि ये किसी को रोकता नहीं है। ये जितने भी वर्ण थे, जो चारों वर्ण की बात उस समय हुआ करती थी, ये सारे वर्णों के लोगों के लिए ये एक तरीके से अवेलेबल था, इसका वो लाभ उठा सकते थे। इसलिए मुझे लगता है कि नाटक का मूल स्वभाव ही डेमोक्रेटिक है, इसको सर्वसमावेशक है। और सर्वसमावेशक होना ये किसी भी कला की महानता होती है। इसमें फिर जाति भेद नहीं है, इसमें धर्म भेद नहीं है, इसमें लिंग भेद नहीं है, इसमें वर्ण भेद नहीं है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है। तो एक ही ऐसी कला है दुनिया के इस प्लेनेट पे या इस पृथ्वी तल पर कि हर कोई जाके एक साथ बैठकर उसका आनंद उठा सकता है। आज जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी जितनी आपदाएं आई हैं, चाहे पहला महायुद्ध है, चाहे दूसरा महायुद्ध है, हम भारत में इतनी सारी लड़ाइयां हो चुकी हैं। हमारे यहाँ जो रामायण जो लिखा गया या महाभारत भी लिखा गया, वो देखिए कि जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई, जितना उसमें खून बहा, उसके पहले भी रावण और राम जी के बीच में जो लड़ाई हुई, ये भी आपदा थी। इस आपदा से जो निकला वो महाकाव्य है। और मुझे लगता है ये जो 2 महाकाव्य है, पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा बांध के रखा है कि हमारी भाषाएं अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारे आचार अलग है, हमारे पहनाव अलग है, हमारे खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, पर हम सबको भारतीय बनाने में बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले किया है, मुझे लगता है इस 2 महाकाव्य ने किया है, जिसका नाम है रामायण और महाभारत। दुनिया का सक्षम, दुनिया का महानतम साहित्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, नाटक हो, सिनेमा हो, और भी जो कला, पेंटिंग्स हो, ललित कलाएं हो, वो उसका इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो संकट की घड़ियां आती हैं, जिसमें मानव पीसता है, मानव हतबल होता है, हेल्पलेस होता है, उसके बाद उस वेदना को, उसके अलग अलग कहानियों को हम मंचित करते हैं, हम कला का कंटेंट बनाते हैं। और मुझे लगता है कि ये महामारी ऐसी है कि इसने सारी दुनिया को घेरा है, और ये मुझे लगता है कि कई सालों तक ये हमें कंटेंट देगी, ये हमें सोचने के अलग अलग तरीके, जिनको हम इज़म्स कहते हैं, वो देगी, हमारी कलाएं पेश करने का अलग अलग तरीका देगी, अलग अलग हमें रंग भाषाएं देगी, अलग अलग बहुत कुछ देगी। मुझे नहीं मालूम है कि क्या क्या देगी, आज हम सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं। तो इस विपदा के बाद ऐसे हम मान के चले कि ये विपदा है, और ये आगे चलकर हमें इस विपदा को अवसर में बदलना है। इस विपदा को विपदा तो मानते हुए, उसका मुकाबला करते हुए भी हमें इससे अवसर कैसे हम पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो भी कलाएं हैं, और खासकर हम आज नाटक की बात करेंगे, उसका अगला पड़ाव क्या होगा, उसका अगला टारगेट क्या होगा, और क्या होना चाहिए, ये कौन से अवसर पैदा करती है। मुझे लगता है लोकल टू लोकल स्प्रेड, जिसको कह सकते हैं हम, कि हमें लोकल को ही लोकल में भी प्रसारित करना है, हमें लोकल को नेशनल में प्रसारित करना है, और लोकल और इस नेशनल जो होता है उसको
ग्लोबल में परिवर्तित करना है। ये जो हमें मुझे जर्नी दिखाई देती है लोकल टू ग्लोबल वाया नेशनल, क्योंकि यही एक तरीका हो सकता है हमें आगे बढ़ने का, हमारी कलाओं को दुनिया के सामने रखने का, हमारी कलाओं को हमारे एक दूसरे के सामने रखने का, हमारी कलाओं को राष्ट्रीय परिघ में रखने का। और ये जो है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि क्या ग्लोबल कौन हो सकता है? बहुत ज्यादा जो यूनिकली लोकल हो सकता है वही ग्लोबल है। हमने देखा है कि हमने सबने पाश्चात्य जीवन पद्धति का, पाश्चात्य विचार तंत्र का अनुकरण करके देखा है। हम सब पाश्चात्य होने के लिए बेताब हुए थे और आज भी हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, वहां जाने के बाद जीवन का कोई भी विविधता जिसको कह सकते हैं, वैविध्य जिसको कह सकते हैं, वो कितना बचा है? सारे पेट्रोल पंप एक जैसे हैं, सारे कैफेटेरिया एक जैसे हैं, सारे मॉल्स एक जैसे हैं। जो हमारे यहाँ विविधता है जीवन जीने की और हर क्षेत्र में अभिव्यक्त होने की, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसीलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि दुनिया एक जैसी हो चुकी है, दुनिया एक जैसी दिखती है, दुनिया एक जैसी सुनाई पड़ती है, दुनिया एक जैसे अनुभव आने होता है उसका। उस समय हमारे पास जो विविधता है, उस विविधता को, उस गहनता को हमें दुनिया के सामने ले जाने का मौका है। ये केवल दुनिया के सामने ले जाने की बार बार बात मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। हमें हमारे सामने भी, हमारे अपने सामने भी, क्योंकि जो कथकली है मान लीजिए, वो और बहुत सारे दुनिया के क्या कहते हैं, हमारे देश में ही एक दूसरे को हमारी जो लोकल वॉइसेस है, लोकल एक्सप्रेशंस है, वो पता नहीं है। इसलिए आपस में भी इसका एक शेयरिंग होना जरूरी है और उसी तरीके से ये दुनिया के सामने भी होना जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं नाउ दिस इज अ टाइम टू गिव अ वॉइस, जिसको कहते हैं कि लोकल को होकल बनाइए। और हमारे पास लोकल कितना है? हजारों की तादाद में लोकल है, हजारों की तादाद में भाषाएं हैं, हजारों की तादाद में सोच है, हजारों की तादाद में संगीत है, नृत्य है, अंग चलन है, नाटक है, अभिव्यक्ति है। जैसे पिछले भी एक भाषण में मैंने कहा था कि हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास आदिम जीवन से, आदिम अभिव्यक्ति से, लोक अभिव्यक्ति से, शास्त्रीय अभिव्यक्ति से आधुनिक अभिव्यक्ति तक हर किस्म की अभिव्यक्ति हैं, हर किस्म की एक तरीके से नाटक के चेहरे हैं। उन चेहरों को हमें दुनिया तक ले जाना है। दुनिया के सामने हम अपने एक दूसरे के सामने क्या ले जाएंगे? जब मैं ऐसे सोचता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे सामने आती है। हमें ले क्या जाना है? हमारी कला में है क्या? वो भारतीयता है क्या? वो इंडियननेस है क्या? मुझे लगता है कि जो इंडियननेस से दूर हो जाएगा वो पतंग की तरह उड़ जाएगा। अब आगे आने वाला समय है जो इस जड़ों से, इस भूमि से, इस भूमि की गंध से जो जुड़ता रहेगा और अपनी अभिव्यक्ति में उसको साकार करेगा, वही ग्लोबल होगा। हमारे पास मुझे लगता है कि वह है भारतीय सत्व है, भारतीय तंत्र है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें अंतिमतः किस बात को आगे लेकर चलना है। खासकर जो हम नाटक वाले हैं उनको एक इंडियननेस इन इंडियन थिएटर, इसको लेके आगे चलने की हमने बात छेड़ी थी, शुरू की थी। हमारे पास हर तरीके का थिएटर है। मैंने जैसे कहा कि हर तबके का थिएटर है, हर किस्म का थिएटर है और वो भारतीयता से ओतप्रोत है। तो उस ओतप्रोतता को हमें आगे बढ़ाना है। तो इस हमारे पूरे भारतीय रंगमंच का विकास किस तरीके से हो सकता है, सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो सकता है, उसको हम अच्छे अवसर में, अच्छी तरीके की सोच में कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो कि हमारी अपॉर्चुनिटीज कहां कहां हैं, किस एरिया में है, क्योंकि हमने जो अभी एक समय दिया है अपने आप को सोचने के लिए 3 महीने का, मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीजें निखर कर बाहर आ रही है। तो मैं 5-6 मुद्दों के बारे में आपसे बात करूंगा। ये कौन सा एरिया होगा जहां पर ये अवसर है और ये बदलाव होने की संभावनाएं दिखती है, उसके बारे में बात करूंगा।
उसमें मुझे 5-6 एरियाज दिखते हैं। एक तो भारतीय आर्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, मतलब हमारा जो संस्थागत स्ट्रक्चर है, जो उसका आयोजन है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारा जो आर्ट एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, जो हमारी शिक्षा का स्ट्रक्चर है, और हम खासकर नाटक को लेकर ज्यादा बात करेंगे। फिर हमारे आर्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, कि हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरीके का डेवलपमेंट आगे थिएटर को लेके बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद का जो है कि आर्ट मार्केटिंग एंड प्रमोशन का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, उसको लेके हमें लगता है बात करनी होगी। आर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उस स्ट्रक्चर को किस तरीके से बदल सकते हैं हम, या बदलने की आवश्यकता दिखती है, उसको भी लेके हम बात करेंगे। और अंतिमतः जो हमारा आर्ट फाइनेंस स्ट्रक्चर है, उस फाइनेंस स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम सोच सकते हैं, उससे किससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं, हम अपने आप को समृद्ध कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कल्चरल पॉलिसी की बात कर रहा हूं। इस देश को अब कल्चरल पॉलिसी की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो हमने अलग अलग छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने आप में हर समाज ने, हर तबके ने, हर आदमी ने अपना योगदान इस अभिव्यक्ति को, इस कला माध्यम को बढ़ाने में दिया है। आगे मुझे लगता है कि अब हमें एक सामुदायिक दायित्व लेना पड़ेगा, चाहे उसमें हम कलाकार हों, चाहे दर्शक हो, चाहे हमारे जो कॉनोसियर्स हैं आर्ट के वो हो, सरकार हो, और भी सारा जो भी कॉरपोरेट सेक्टर हो, इसके बारे में हम बात करते चलेंगे। पहले मैं बात करूंगा जो हमारा आर्ट का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो क्या है। मुझे लगता है कि जब हमें फ्रीडम मिला, हम स्वतंत्र हुए, उसके बाद उस समय के हमारे आदरणीय पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने एक समिति गठित की थी, और उन्होंने जो अपना एक विजन रखा था, उस विजन से जितनी भी इंस्टीट्यूशंस खड़ी हुई है वो आज भी कार्यरत है। उसमें ये 3 एकेडमी जो है, संगीत नाटक अकादमी है, साहित्य अकादमी है, ललित कला अकादमी है। उसके साथ साथ फिर इन्होंने अपने अपने छोटे छोटे क्या कहते हैं उपसंस्थान खड़े किए, जिसमें से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी एक है, और बाद में वो चलकर अब कई साल पहले वो स्वतंत्र संस्थान हो गया है, और अपने आप में एक बहुत लीडिंग थिएटर इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड ऐसा कह सकते हैं, वो हो चुका है। आगे चलकर इस संस्थाओं को, क्योंकि उस समय जो हमने विजन रखा था, या जो हमने सोचा था कि उस समय के मनोरंजन विश्व का दायरा, उसकी व्यापकता बहुत छोटी सी थी, उसकी जो रिक्वायरमेंट भी बहुत छोटी थी, पर धीरे धीरे आज मनोरंजन का जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, इवन इट इज कॉम्पिटिंग विद द कॉर्पोरेट सेक्टर्स। हम वो टोटल इंडस्ट्री की बात करें तो आज क्या हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो वाकई सफिशिएंट है, उसके बारे में मुझे लगता है हमको ये सोचने का मौका देता है ये समय। जैसे आगे चलकर राजीव गांधी जी जब पंतप्रधान हुए थे, तब उन्होंने ये 7 जोनल सेंटर की कल्पना की और ये 7 जोनल सेंटर प्रस्तापित किए। उसके आगे चलकर और भी सारे जो संगीत नाटक अकादमी ने अपने अपने छोटे छोटे सेंटर्स है, चाहे कुडियाटम सेंटर है, क्षत्रिया का सेंटर है, और पपेट का सेंटर है, और बहुत सारे सेंटर्स खोले। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी अपने 4 छोटे छोटे सेंटर्स एक साल की जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे सेंटर खोले। और भी संस्थाओं ने खोले। स्टेट्स ने संगीत नाटक अकादमीज भी खोली, साहित्य अकादमीज भी खोली, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको इकट्ठा एक जो भारतीय प्रभाव है, जो हमारे कल्चरल विजन का एक टारगेट होकर जो काम हम करना चाहिए, वो मुझे लगता है कि अभी भी बाकी है। इसमें से हर संस्था ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसे हम नकार नहीं सकते, चाहे वो कोई भी संस्था हो। तो आज की तारीख में जैसे आईजीएन से एक संस्था खड़ी हुई है और आईजीएन से ने अपना एक नया काम शुरू किया है, हमारे पास म्यूजियम्स है, साइंस सेंटर्स है, लाइब्रेरीज है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है।
पर अभी मुझे लगता है कि जहां तक थिएटर इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, अभी भी मुझे लगता है कि आज भी हम एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ पूरा हमारा जो आशावाद है, हमारी अपेक्षाएं सारी एक ही छोटे इंस्टीट्यूशन से हैं। इस अपेक्षाओं के बोझ से मुझे लगता है कि वो उठ नहीं पा रहा है, वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका अपना एक मैंडेट अलग है। तो मेरा ये सोच है कि आगे चलकर हमको हर भाषा में अपना ऑटोनॉमस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसा ही इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की जरूरत है। जिस तरीके से कर्नाटक गवर्नमेंट ने तिरुगाटा, जो उनकी अपनी रेपर्टरी कंपनीज है, 5 या 6 उन्होंने खड़ी की है, उस तरीके से हर स्टेट में कम से कम 10 उस भाषा में काम करने वाली रेपर्टरीज खड़ी करने की मुझे जरूरत महसूस होती है। तो इस तरीके से हम आगे चल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब सारा ये दिल्ली स्थित था, ये सारा का सारा हमारा इंस्टीट्यूशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली स्थित था। मुझे लगता है कि दिल्ली में अब इतनी संस्थाएं हो चुकी हैं और एक्टिविटीज इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब वो थोड़ा सा वहां पर जो ये उपक्रम है, एक्टिविटीज है, ये ओवर हो रही है। तो इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। देश के उन हिस्सों में इसको ले जाने की जरूरत है जहां उसकी जरूरत है, जहां उसका सम्मान हो सकता है, जहां उसका अप्रिसिएशन हो सकता है। दिल्ली हर चीज को अप्रिशिएट करती है, उसमें दो राय नहीं है, पर मुझे लगता है इसको दिल्ली से दूर दराज तक वहां का जो अचीवमेंट है, वहां का जो स्ट्रक्चर है, वहीं रिटेन करे और इसका एक्सटेंशन जो हो, इसका विस्तार जो हो, मुझे लगता है कि देश के कोने कोने में इसको ले जाने की अब मुझे जरूरत महसूस होती है। तो इसीलिए न्यू विजन के साथ हमें इंस्टीट्यूशन खड़ी करने की जरूरत है। आगे चलकर जो हमारी इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हैं, चाहे भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी जैसी हैं, या मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल है, एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई विश्वविद्यालय है, पंजाब का यूनिवर्सिटी का ड्रामा डिपार्टमेंट है, त्रिचूर का डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है इनको भी एनहांस करने की जरूरत है। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, पूरी तरीके से सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि अपने लेवल का, अपने जो जरूरत है उस लोकेलिटी की, उस लोकल की, उसको एक तरीके से वो मद्देनजर रखते हुए अपना अपना थिएटर एजुकेशन करे। इसमें अभी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के बाद जो मुझे लगता है अब ये थिएटर और खासकर जो हमारा आर्ट का एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हमारा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, खासकर थिएटर इंस्टीट्यूशन और ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है, जो ट्रेडिशनल है, वो तो भारतीय जड़ों से जुड़ा हुआ है। चाहे वो आदिम अभिव्यक्ति का हो, चाहे लोक अभिव्यक्ति का हो, चाहे वो परंपरागत अभिव्यक्ति का हो, चाहे वो आधुनिक अभिव्यक्ति का हो, जो औपचारिक शिक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है। खासकर जो हमारा बेसिक नींव है उसकी मुझे लगता है वो यूरोपियन है। उस यूरोपियन को बहुत बार तोड़ने की कोशिश हुई है, पर वो इतना पुख्ता है, कई बार उसकी जरूरत है। जो जरूरत है वो है, जो जरूरत नहीं है उसकी बात कर रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि हमारा जो थिएटर है वो मूलतः नॉन रियलिस्टिक थिएटर है। पूरे भारत का, आप कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से आप दमन तक चले जाइए तो वहाँ सारा का सारा हमारा जो है स्टाइलाइज थिएटर है, नॉन रियलिस्टिक थिएटर है, एक तरीके से कंपोजिट थिएटर है। उस कंपोजिट नेस को पकड़ते हुए हमें नए ट्रेनिंग की, नए सोच की अब नींव रखने की जरूरत है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे हम में से कई लोगों ने इस तरीके की कोशिश की है। जिन जिन डायरेक्टर्स ने रंग भाषाएं, अपना अपना नाटक अलग किस्म से खोजने की शुरुआत की है, उन्होंने अपना ट्रेनिंग भी उस तरीके से अपने एक्टर को किया है। क्योंकि हमें पता है कि उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्टर का, मान लीजिए हम हबीब साहब का नाम ले, तो हबीब साहब के जो एक्टर्स थे वो तो अनपढ़ थे,
पर वो जीवन में बहुत पढ़े थे, वो एक यूनिवर्सिटीज थे। तो उन्होंने अपने तरीके का थिएटर निर्माण करने के लिए जो उनका ट्रेडिशनल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर था और जो आधुनिक अपेक्षाएं थी, इन दोनों का अमेलगमेशन, इन दोनों का बखूबी मिश्रण करते हुए एक नई तरीके की ट्रेनिंग और नए तरीके का एक रंग भाषा खोजने का काम किया। क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, चाहे कावालम नारायण पनिकर जी हैं, रतन थियाम जी हैं, बंसी कौल जी हैं, अंकुर जी हैं। क्योंकि या बेसिकली हमारा जो थर्ड थिएटर है बादल बाबू का, वो है प्रबीर जैसा आदमी है जो अपनी तरीके का काम करता है। क्योंकि नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश में इतना ही व्यापकता है, इतने लोग हैं कि एक का नाम लेने से ऐसा लगता है कि मुझे मेरा कॉग्निजेंस नहीं लिया। वो मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य इतना है कि मैं जो मुद्दा बोलना चाहता हूं उसको पुख्ता करने के लिए मैंने ये उदाहरण लिए हैं। और अभी हमें सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए, मुझे लगता है कि स्कूल में थिएटर एजुकेशन की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम बच्चों को थिएटर नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को एक इस कला माध्यम के संस्कार से समृद्ध नहीं करेंगे, तब तक आगे आने वाला समाज, आगे आने वाला देश एक सुदृढ़, एक बहुत पॉजिटिव, व्यापक पॉजिटिव सोच रखने वाला, भविष्य के बारे में आशा से ओतप्रोत भरा हुआ इंसान पैदा तभी होगा। मुझे लगता है कि अगर हमने थिएटर एजुकेशन की शुरुआत बच्चों से की, स्कूल से की, तो इस देश का थिएटर लंबी समय की आप बात सोच लीजिए कि एक बहुत बड़ा थिएटर बन सकता है। क्योंकि दुनिया का जो भी समाज, समृद्ध समाज है, वहां पर थिएटर एजुकेशन जो है वो बचपन से दिया गया है। तो इसीलिए ये जरूरी मुझे नजर आ रहा है। दूसरा है कि कई सारी फिलॉसफीज है, थिएटर फिलॉसफी, चाहे बर्टोल्ट ब्रेक्ट जी की हो, चाहे ग्रोटोस्की की हो, चाहे रिचर्ड शेकनर जी की हो, यूजुनो बारबा की हो, पीटर ब्रूक जैसी हो। मुझे लगता है कि उन्होंने भारतीय थिएटर से अपनी अपनी एक नई फिलॉसफी, नया एक सोच, नया चिंतन निकाला है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें उसका आनंद भी होना चाहिए, पर साथ साथ हमारे लोगों ने जो काम किया है उसको भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास सोचने वाले लोगों की कमी नहीं है। हम उनकी सिस्टम को डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए स्टैनिस्लावस्की के जो विद्यार्थी था या जो एक्टर था, उसने अगर डायरी नहीं लिखी होती तो ये आधुनिक एक्टर की भगवत गीता तैयार नहीं होती। उसी तरीके से हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सजग नहीं है। हमारे पास जो हमारी जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, बीच वाले पीढ़ी के लोग हैं और युवा जो पीढ़ी के लोग हैं, वो भी अपनी अपनी रंग भाषा खोज रहे हैं, अपने एक्टर को ट्रेंड करने का तरीका सोच रहे हैं, अपने थिएटर का चिंतन है उसके पास अपना थिएटर करने की सोच है। और ये मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा आशावाद ये है, क्योंकि ये किसी भी देश में एक साथ 3, 4, 5 पीढ़ियों के लोग सृजन कर रहे हैं, लगे हुए हैं और निरंतर नाटक खेल रहे हैं। मुझे लगता है उसके आगे का जो बात मैं करूंगा वो है प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास और क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 4 स्थिति में बटा हुआ है। पिछली बार भी मैंने ये कहा था। एक है हमारा युवाओं का थिएटर, जो कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी हैं, जो इंटर कॉलेजिएट करते हैं, युवा प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, स्ट्रीट प्लेस करते हैं। ये एक स्टेज है हमारी। दूसरी है हमारी जो एमेटर थिएटर है, जो शौकिया नाटक है, वो एक बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि भारतीय रंगमंच का चेहरा अगर उसका मेन स्ट्रीम कोई है तो वो है एमेटर थिएटर। वो शौकिया जो नाटक करते हैं वो लाखों की, करोड़ों की तादाद में इस देश में है। उसके आगे का जो हमारा स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है वो है प्रोफेशनल थिएटर, जिसको हम प्रेपरेटरीज भी कह सकते हैं। एक तरीके से जिनकी रोजी रोटी उसी से चलती हैं और जिनकी सोच उस दिशा में प्रोफेशनल परफेक्शन की तरफ जाती हैं। ये तीसरी स्टेज है। और चौथी स्टेज मुझे नजर आती है थिएटर ऑफ एक्सलेंस,
मतलब 10, 15, 20, 25 साल थिएटर करने के बाद जिसने महारत हासिल की है, ऐसे भी हमारे पास कई कई दिग्गज है। उन्होंने सिद्ध किया है कि भारतीय थिएटर किसी से कम नहीं है। दुनिया में वो किसी भी थिएटर के सामने पुख्ता खड़ा होने के लिए तैयार है और आगे चलकर हमारी जनरेशन के लिए भी, हमारे आगे जनरेशन के लिए भी वो एक आइकॉन की तरह हमारे सामने उनका काम है। तो हमारा जो डेवलपमेंट जो होगा, मुझे लगता है वो यूथ को एमेटर में कन्वर्ट करना और हर एमेटर को प्रोफेशनल में कन्वर्ट होना और हर प्रोफेशनल को एक्सेलेंस तक पहुंचना, ये सीढ़ी, ये विकास की जो सीढ़ी है, मुझे लगता है थिएटर में ये निरंतर अगर चलती रहती हैं तो नए आने वाले कलाकार भी आएंगे, ऑडियंस भी बढ़ती रहेगी और निरंतर उनके अंदर एक हाई क्वालिटी को लेकर, एक परफेक्शन को लेकर, अपनी अपनी विधा को एक एक्सेलेंस की तरफ ले जाने की एक जो चाह है, वो चाह मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये जो बात है, ये मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। ये कोई काम अकेला आदमी नहीं कर सकता, ना ये कोई एक इंस्टीट्यूशन कर सकता है। मुझे लगता है इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। हम सबको कनेक्ट होने की जरूरत है, हम सबको कलेक्टिव होने की जरूरत है। जो भी हमारे आपसी मतभेद हैं, जो भी हमारी आपसी सोच की टकराव है, वो तो सोच तो हमारी हर किसी की रहेगी। मुझे लगता है उसको बाजू हटा के हमें इकट्ठा आने की जरूरत है। और ये काल हमें पुकार रहा है कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि आगे आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल तक इस देश में, क्योंकि सबसे पहली मार तो थिएटर पे पड़ती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे पड़ती हैं। देखिए, रोजी रोटी के तो तरीके शुरू हो गए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद विस्तार से बात करूंगा। तो ये जो कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, ये कनेक्ट रहने की जरूरत है, कलेक्टिव वॉइस निर्माण होने की जरूरत है, कलेक्टिव सोच निर्माण होने की जरूरत है। उस दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नाटक का जुनून जिनके पास है, नाटक का पागलपन जिनके पास है, नाटक का एक तरीके से पैशन जिसके पास है, कमिटमेंट जिसके पास है, ऐसे रंग योद्धा निर्माण करने की जरूरत है। और ऐसे रंग योद्धा जो है वो कई लाखों की तादाद में आज भारतीय थिएटर को जरूरत है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये आजाद रंग सेना, अगर हम इसको नाम दे, कि एक तरीके की सेना खड़ी करने की जो जिम्मेदारी है, वो आज हम सारे जो नाटक कर रहे हैं, चाहे संस्था वाले हैं, चाहे एमेटर हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, रेपर्टरी चलाने वाले हैं, या और किसी भी तरीके से नाटक की समीक्षा करने वाले, नाटक के बारे में लिखने वाले हैं, इन सबको इकट्ठा आके इस रंग योद्धाओं की एक बटालियन के बटालियन खड़े करने की जरूरत है, हर प्रांत में, हर मुल्क में, हर विभाग में। तो ये मुझे लगता है, और क्वालिटी थिएटर की तरफ इन सब का टारगेट होना चाहिए। तो ये, और हर कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब जैसा एक जैसा थिएटर करें, नहीं है। हमें अपना अपना थिएटर करने की जरूरत है, अपना अपनी तरीके का, अपनी सोच का, अपने चिंतन का, अपने मंथन का थिएटर करने की जरूरत है, पर यह होना जरूरी है। दूसरा है, जैसे कई जगह मैंने देखा है कि टिकट खरीदकर नाटक देखने वाले ऑडियंस को निर्माण करने की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार, इतनी बार इनविटेशन भेजते, पास भेजते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं, उसके बावजूद भी लोग हम तक नहीं आ रहे हैं। तो हमें उसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर टिकट खरीदकर नाटक देखने वाले की तादाद बढ़ जाए, इसका एक उदाहरण मैं केवल, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूं और मराठी थिएटर को बखूबी जानता हूं, तो हम अगर ये सोचे कि हमारा नाटक देखने वाला समाज का प्रतिशत कितना है, अगर लोक संख्या का कितना प्रतिशत या कितना परसेंटेज लोग नाटक देखते हैं या और भी परफॉर्मिंग आर्ट्स देखते हैं। जब ये हमने रिसर्च किया था, मैं जब एनसीपीए में काम कर रहा था, तब हमने पाया था कि महाराष्ट्र में नाटक प्रोफेशनल क्यों है, महाराष्ट्र में नाटक लोकाश्रय पे क्यों है। उसकी वजह है कि हमारी पॉपुलेशन का लगभग 3 से 4% लोग नाटक
टिकट खरीद कर देखते हैं, और जिसकी वजह से एक एक नाटक जब चल पड़ता है तो उसके 4000, 5000, 2000, 500, 1000 शो होते हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा होता है कि जो शो ठीक नहीं हुआ, नाटक ये पसंद नहीं आया या जो भी है, वो 100 शो के बाद उसका 100 शो के बाद उसका विश्लेषण होता है, असेसमेंट होता है, तब तक निरंतर शो करते चलता है, चाहे अमेटर ग्रुप हो चाहे प्रोफेशनल ग्रुप हो। अब उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हम हर समय में ये स्पिरिट में कम ज़्यादा तो होता ही है। तो इसको लगता है कि अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर 1% भी नाटक देखने वाला ऑडियंस हम पैदा करें तो मैं मिरेकल हुआ देख सकता हूँ कि हजारों की तादाद में हमें फुर्सत ही ना मिले, कोई भी ग्रुप को फुर्सत ना मिले, क्योंकि हर दिन शो करना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सबको पहल करने की ज़रूरत है। तो मैं अगली जो मेरा चरण है, अगली जो बात करने का जो एरिया है, वो है आर्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग स्ट्रक्चर। हम कैसे कर सकते हैं ये बातें, क्योंकि ये कोई ये कहें कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जो यक्षगाना है वो लगभग मरने की कगार पर आया था, लेकिन शिवराम कारंजी जैसे विजनरी आदमी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, बहुत बड़े साहित्यिक थे, वो खुद बहुत बड़े परफॉर्मर भी थे यक्षगाना के। उन्होंने मुझे यक्षगान सिखाया है, मेरी सारी बैच को सिखाया है उडुपी में। तो उन्होंने उसको रिस्ट्रक्चर किया, उसको जो एक तरीके का ढीलापन था वो सारा हटा के उसको एक गठित परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया, और आज का जो आधुनिक यक्षगान है उन्होंने बचाने की कोशिश की है, और वो निरंतर पॉपुलर है। आज भी हम कर्नाटक को उसके मेन फोक फॉर्म जो यक्षगान की वजह से जानते हैं। ये तो ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। हमने एक बार अगर ठान ली और सबने ठान ली तो क्या नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है हमको सबको ठानने की जरूरत है। तो ये आर्ट का प्रमोशन और मार्केटिंग कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो अभी हमारी जरूरत है कि हम जिस OTT और बहुत बड़े डिजिटल मीडिया से जो टक्कर लेना है वो तो लेना ही है, लेना पड़ेगा। हम शरणागति नहीं स्वीकार सकते। तो वो टक्कर हम कैसे ले सकते हैं? मुझे लगता है थिएटर को फिर से आकर्षण का माध्यम ये कैसे होगा, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि थिएटर एक जमाने में आकर्षण का माध्यम था, जैसे मैंने पिछले भाषण में भी कहा कि हम मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट थे, अब हम साइड एंटरटेनमेंट के एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गए हैं। तो हमें हमारी कला की तरफ, हमारे अभिव्यक्ति की तरफ, कुल मिलाकर नाटक माध्यम की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। वो कैसे हो सकता है? मतलब कोई भी बात को मार्केटिंग से अब जोड़ना ही पड़ेगा। हम आइसोलेशन में ट्रेडिशनल मार्केटिंग करके या ट्रेडिशनल नुस्खों से हम अब अगला आधुनिक थिएटर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अब महत्व देना पड़ेगा, इसको ग्लैमरस बनाना पड़ेगा। ग्लैमरस बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई फिल्म के चेहरे 2 ले लो और उसको नाटक में डालो तभी वो ग्लैमरस हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारी चीजें हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को, शायद मेरे नाटक का है तो इसलिए मैं नाटक अपनी तारीफ के लिए नहीं है। जब मैं पानीपत की तीसरे महायुद्ध पर नाटक कर रहा था रणांगण, तो हमारे प्रोड्यूसर मोहन वाघ जी थे। तो उनका एक अपना तरीका था नाटक को लोगों के सामने रखने का, पेश करने का। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे नाटक की तालीम जो रिहर्सल की शुरुआत है उसका शुभारंभ उन्होंने पानीपत की रणभूमि में जाके किया। हम 5-6 लोग वहां गए। हमारे सुरेश प्रभु जी जो मित्र हैं, मंत्री थे, तो उनको हमने बुलाया, उनके हाथों से वहां पर किया। उस न्यूज को मराठी हर न्यूज़पेपर ने, उस समय के मीडिया ने इस तरीके से उछाला कि नाटक कब आ रहा है, इसका लोग इंतजार कर रहे थे। तो ये सिर्फ सोचने की बात है। हमें इससे अब मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मुंह मोड़ने से अब हमारा नाटक आगे क्या कहते हैं, बनेगा नहीं। तो इसीलिए हमको बहुत सारी आइडियाज जो है वो हमें करनी पड़ेगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया, हमारे यहाँ चतुरंग नाम का एक संस्था है, वो
हम महाराष्ट्र में बहुत सारे एकांकी स्पर्धा है, 50-60 और नोन है, जिसकी वजह से ऑडियंस बनता है, नाटक युवा जो है उस मंच की तरफ आकर्षित होता है। तो इसमें जो पहले आते हैं हर साल, उनकी ये पहले जो आते हैं एकांकिका स्पर्धा में, उनकी एक स्पर्धा वो आयोजित करते हैं, उसका नाम है सवाई एकांकिका स्पर्धा। उसमें 2 राउंड 3 राउंड होते हैं, पहले राउंड, दूसरे राउंड, अंत में राउंड में वो क्या करते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पूरा मुंबई का युवक उस समय उमड़ पड़ता है। वो जो 5 या 6 अंतिम स्पर्धा राउंड में आते हैं, उनकी स्पर्धा पूरी रात होती है। शाम को 8 बजे वो शुरू होती है, 6 या 7 एकांकी होते हैं, और वो रात भर, बिलीव मी, विश्वास कीजिए, उसका टिकट ब्लैक से बिकता है। टिकट मिलता नहीं है, टिकट के लिए मारामारी होती है। रात भर लोग अपनी कुर्सी छोड़ते नहीं है। और सुबह, मतलब ये 25 जनवरी को होता है, सुबह 26 जनवरी को 6 बजे उसका पारितोषिक वितरण होता है, उन्हीं ऑडियंस के सामने होता है, राष्ट्रगान होता है, झंडा वंदन होता है, और उसके बाद यह स्पर्धा खत्म होती है। तो ये एक यूनिक आइडिया है, और ये पिछले 32 33 साल से लगातार चल रही है, और उसमें से एक साल भी ऐसा नहीं होता है कि वहां पर एक भी कुर्सी खाली रहे। तो मुझे लगता है ये सारी आइडियाज है, इसको लेके हमें काम करने की जरूरत बहुत है। दूसरा है, मुझे लगता है हमें अब जानबूझकर थिएटर हीरोज निर्माण करने की जरूरत है। जैसे एक जमाने में थिएटर हीरोज हुआ करते थे, जैसे शंभू मित्रा थिएटर हीरो थे, उत्पल दत्त जी हीरो थे, डॉक्टर लागू थे, बाल गंधर्व थे, जयशंकर सुंदरी थे, ये सारे थिएटर हीरोज थे हमारे उस समय में। मान लीजिए कि चलो दूसरा कोई माध्यम नहीं था, तो ये अपने आप में उनके क्वालिटी की वजह से, उनके नाटकों की वजह से, उसके टेक्स्ट की वजह से हो सकता है उनकी तरफ लोग आकर्षित होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे पास थिएटर हीरोज हैं, लेकिन हमें उसको अब जानबूझकर प्रोमोट और प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। हमारे पास कई नाटककार हमारे थिएटर हीरोज हैं। जैसे तेंदुलकर साहब का नाटक देखने के लिए जितनी भीड़ आज भी होती है, गिरीश कर्नाड जी का नाटक देखने के लिए आज भी होती है, उसी तरीके से ऋषिकेश सुलभ जी का नाटक देखने के लिए भीड़ हम कब इकट्ठा करेंगे? मतलब होती नहीं, ऐसा नहीं, उनकी भी होती। मैं एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं। आज मोहन राकेश जी के नाटक को देखने के लिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमें वो उस दिशा में सोचने की जरूरत है कि हम नाटककार को हीरो बनाएं, कभी डायरेक्टर को हीरो बनाएं। आज हमारे नए युवा डायरेक्टर्स हैं, मैं जानता हूं उनका नाटक देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। दिल्ली जैसे शहर में मैंने देखा है कि उस डायरेक्टर के नाटक देखने के लिए नॉट एक लोग टिकट निकालकर हाउसफुल होते हैं। गांव में मैंने देखा है, बेगूसराय जैसे गांव में देखा है कि वहां पर टिकट खरीद कर लोग लाइन में खड़े हैं अंदर जाने के लिए। ऐसी भी जगह मैंने देखी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने हीरोज निर्माण करने होंगे, चाहे वो एक्टर के रूप में हो, चाहे डायरेक्टर के रूप में हो, चाहे राइटर के रूप में हो, या थिएटर थिंकर के रूप में हो। ये भी हमको आगे सिलसिला बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी एक मुझे लगता है कि हमें कोलैबोरेशन की जो गुंजाइश है, उस कोलैबोरेशन की गुंजाइश को भी देखना पड़ेगा। एक और उदाहरण देता हूं, जी मराठी नाम का हमारे यहाँ एक चैनल है, जी का एक लोकल चैनल है। उन्होंने वहां भी एक नाटक करने वाले लोग वहां पर अधिकारी हैं। तो उन्होंने एक स्कीम सोची कि वो नाटक का पब्लिसिटी है वो फ्री करते हैं, और वो आप 100 शो कीजिए, 200 शो कीजिए, 400 शो, जितने शो करना है कीजिए। अंत में एक ही शर्त पे करते हैं कि भाई बाद में हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और वो टेलीविजन पे दिखाएंगे। मुझे लगता है कि इसने एक बहुत बड़े भूचाल लाया, और पिछले 3 साल से या 4 साल से यहां पर जो नाटक कम देखते थे लोग, वो ज्यादा टिकट देखकर वो नाटक देखने लगे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। हम अपने अपने राज्यों में इस तरीके के, मैंने कहा था कि इस माध्यम से हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको हमें हमारे प्रमोशन के लिए एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हम इसमें चूके तो हम दब जाएंगे।
हमारा माध्यम दबेगा। इसलिए हमारी दबी हुई सोच है, हमारी संकोच कुछ भी हो, हम उसको मुझे लगता है कि फेंक देकर अब इस समय का सामना करने की जरूरत है। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक टोगामोरा जो हमारे सुजुकी नाम के डायरेक्टर है जापानीज, वो जापान के एक कोने में टोगामोरा नाम का एक गांव है, वहां पर उनको सरकार ने 8-10 किलोमीटर का एरिया दिया है, पहाड़ी इलाका। वहां पर उन्होंने थिएटर्स, रहने की जगह, अलग अलग किस्म के थिएटर खड़े किए हैं। और वो थिएटर जो है, मुझे लगता है कि वो वहां जाके लोग, साल महीने भर का वहां फेस्टिवल होता है, 6 महीना वहां बर्फ होती तो कोई जाता नहीं है, पर जैसे ही बर्फ खत्म होती है तो ये दुनिया भर के लोगों को वहां बुलाते हैं और वहां थिएटर फेस्टिवल होता है। वही लोग रहते हैं, टेंट में रहते हैं और दुनिया भर के लोग वहां नाटक देखने के लिए जाते हैं। फेस्टिवल ऑफ एविनॉन जैसा फ्रांस गवर्नमेंट ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने क्या किया कि बहुत एक अपना फेस्टिवल बड़ा करने के लिए पूरा एक गांव बसाया, जिसमें 1,500-2 हजार शो होते हैं। वहां पर रहने की भी जगह हैं, थिएटर भी हैं, थिएटर स्पेसेस भी हैं, प्रीमाइसेस भी हैं, हर किस्म का नाटक करने का वहां आपके पास मौका है। तो हम क्यों ख्यालों में कंगाली क्यों रखें? बीवी कारन जी हमेशा कहते थे ख्यालों में कंगाली क्यों, वो मेरे गुरु हैं, हम में से बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्रोत है। तो अगर हम सोचे, हम आज कल की बात नहीं करें, हम हमेशा कल की बात करते, हम रियलिस्टिक बात करते, आज होगा कि क्यों नहीं होगा। अगर हम 25 साल की बात करें, हम 15 साल की बात करें, तो मुझे लगता है कि क्यों, जैसे शिल्पग्राम इस देश में खड़े हो गए ना, तो शिल्पग्राम खड़े हो सकते हैं तो नाट्यग्राम क्यों नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि हमें वो सोचना चाहिए, सही तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर हमारी संकल्पना को लोगों के सामने रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो सरकार को अगर आपके मन में क्लैरिटी है, तो मेरा जो अनुभव है वो सरकार आपको कभी मना नहीं करती है, वो आपके पीछे खड़े रहने के लिए कोशिश निरंतर करती हैं। पर हमें कोशिश पूरे एक पूरे पैशन के साथ करनी चाहिए, पूरे क्लैरिटी और सोच के साथ करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो और दूसरा है कि नेशनल इंटरनेशनल, आदि पहले तो हमें आपस में एक दूसरे का नाटक, मेरे शहर तू आ, मैं तेरे शहर में मेरा नाटक लाता हूं, इस तरीके का एक नेटवर्क, जो लोकल नेटवर्क है, जो स्टेट नेटवर्क है, जो नेशनल नेटवर्क है और जो एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, ऐसे कई सारे लेयर के नेटवर्क क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग, जिसको कह सकते हैं कि पहचान बनने की मुझे संभावना दिखती है। इसके लिए एक दूसरे का काम का सम्मान करने आना चाहिए, एक दूसरे से मन से जुड़ने की जरूरत है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद करने की हमें जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में, और नाटक अगर डेमोक्रेटिक है तो उसमें मतभेद की गुंजाइश हमेशा रहेगी, मनभेद करने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिनों के लिए तो मतभेद भी हम हटाएं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय नाटक को जिंदा कैसे रखे, भारतीय नाटक की जो झंडा है उसको फहराते कैसे रहे, उसको बरकरार आगे बढ़ाते कैसे रहे। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज इस समय हमारे सामने समय ने फेंका है, समय ने हमारे सामने रखा है, और इस चैलेंजेस को हमें स्वीकारना चाहिए। अब जहां हमें थिएटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा बहुत पुराना है, हमारा हर नाटक शुरुआत ही जो लेखक करता है वो यहां से करता है कि पर्दा खुलता है और लाइट आती है। ये कब तक हम प्रोसिनियम के हैंगओवर में, हमारा पूरा का पूरा पीढ़ियां की पीढ़ियां अब बर्बाद हो गई। हमारे नाटक में अब लेखक कब लिखेगा कि खेत में पेड़ के नीचे गाय बैल के पास में 2 आदमी खड़े हैं और बात कर रहे हैं। वो कब लिखेगा कि एक बगीचे में एक आदमी खड़ा है और अपनी कहानी बोल रहा है। वो कब ऐसे लिखेगा कि चौपाटी पे 3 आदमी फुटबॉल खेलते हुए नाटक शुरू हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये अभिव्यक्ति के अलग अलग दालन जो है वो खुले करने पड़ेंगे, और उसके लिए हमारे पास जो आर्ट स्ट्रक्चर है,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, थिएटर का स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली प्रोसीनियम है, दुर्भाग्य से है। पर कम से कम वो किस स्थिति में है, वो कोई आदर्श स्थिति में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारे देश में ऐसे कितने थिएटर हैं जिसको हम कह सकते हैं कि आदर्श थिएटर हैं। हम अभी थिएटर ओलंपिक्स करने के लिए ऐसे थिएटर पूरे देश में ढूंढ रहे थे, पर बहुत कम है कि जिसको हम कह सकते हैं कि आदर्शवत वो थिएटर हैं जहां पर हम हर किस्म का थिएटर कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि इस दिशा में भी हमको अब सोचने की जरूरत है। वी नीड थिएटर कॉम्प्लेक्सेस। हमें इस देश में अब बड़े थिएटर की जरूरत नहीं, 1000 का थिएटर, 1200 का थिएटर, वो तो चलो जो व्यावसायिक है उनके लिए जरूरत है। पर जो नए इनोवेटिव थिएटर करने वाले लोगों के लिए 400 का थिएटर, 500 का थिएटर, 300 का थिएटर, फिर उसमें प्रोसेनियम भी हो, उसमें जहां पर हम मेक शिफ्टिंग का, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटल थिएटर होता है उस तरीके का कोई स्पेस हो, कोई ओपन एयर स्पेस हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जहां पर कैफेटेरिया हो, रिहर्सल की सुविधाएं हो। मुझे लगता है कम से कम हर कैपिटल सिटी में तो ऐसा हो शुरू में, और बाद में चलकर हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे ऐसा हो। क्योंकि ये जितना जल्दी होगा उतने जल्दी, केवल मैं नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रहा हूं, फिर वो चाहे मैजिशियंस हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो म्यूजिक संगीत वाले हो, जितने भी हैं, चाहे लोक कलाकार हो, चाहे आदिम कलाकार हो, इन सब के लिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्स, थिएटर कॉम्प्लेक्स खड़े करने की जरूरत मुझे नजर आती है। अब हम अगला जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा इलॉबरेट बात करूंगा, जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्योंकि सारा का सारा दारोमदार हमारी एक्टिविटी का तो फाइनेंस पे होता है, ये सपोर्ट पे होता है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि भाई हमारा थिएटर जो है वो ये तो या तो लोकाश्रय पे चलता है या राजाश्रय पे चलता है। इस मुद्दे को मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं जानबूझ के। और तीसरा था, हम कृषि आश्रय पे हमारी वाकई सारी जो कलाएं थी पुराने जमाने में, जो किसान के बलबूते पे चल रहे थे, वो एक तीसरा और बहुत मजबूत हमारा सपोर्ट सिस्टम था। पर दुर्भाग्य से आज किसान की स्थिति ऐसी है, वो खुद ही संभल नहीं पा रहा है अपने आप को, वो अब कला को क्या संभालेगा। पर उसके बावजूद भी वो कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि उसको शेयर करने की आदत है। क्योंकि जो भी किसान होता है वो कभी कुछ भी कमाता है, कुछ भी उपज करता है, तो उसमें से शेयर करने का उसका स्वभाव होता है। पर आज हम आधुनिक समय की बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे पास लोकाश्रय की कमी है। कुछ प्रांत की बात छोड़ दीजिए, वो अपवाद है, उसमें मेहनत है, लोगों की निरंतरता है, सलगता है और सततता है। तो ये सतत करने की वजह से कुछ प्रांत में ये हो गया है। पर आज हमें राजाश्रय की बहुत जरूरत है। हमें जो कॉरपोरेट हाउस है, जो नया आश्रय मिलने की संभावना हमारे पास है, वो संभावना भी हमको टटोलनी चाहिए। क्यों कि उनके पास इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है। जैसे एनसीपीए जैसा सेंटर मान लीजिए, टाटा ने खड़ा किया हुआ है, तो एक सपोर्ट सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम नॉमिनल रेट पे, नॉमिनल चीज़ों पे, नॉमिनल इससे मिल जाता है, तो हमारा जो आर्थिक जो एक बोझ है वो हल्का होने की स्थिति हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारी संस्कृति महान है, ये तो कोई भी मना नहीं कर रहा है, पर इस महान संस्कृति को और महानतम बनाने की जो अब पहल करनी पड़ेगी, इसलिए हर किसी को अपना योगदान देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ संस्कृति बनाने के लिए हमें ये सबका ध्येय होना चाहिए। और हम जिसको माए बाप कहते हैं, 2 लोगों को हम माए बाप कहते हैं कलाकार, एक तो हम दर्शक को माए बाप कहते हैं और हम सरकार को माए बाप कहते हैं। इन दोनों से बहुत ज़्यादा हमारी अपेक्षाएं हैं और वो रखनी भी चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमें सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि इस देश को थिएटर की डेवलपमेंट का एक तरीके से देखने वाला एक ऐसा यूनिक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो यहां पर नेशनल थिएटर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन गठित करने की जरूरत है।
कि इस देश का थिएटर किस दिशा में पहल करे, उसकी सीढ़ियां क्या हो सकती हैं, उसके स्टेजेस क्या हो सकते हैं, और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से दिया जा सकता है, हो सकता है। इस तरीके की सोच रखने वाला, सर्वांगीण सोच रखने वाला मुझे लगता है एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होने की जरूरत है। आज काम करने वाली जितनी भी रेपर्टरीज हैं और आगे आने वाली, क्योंकि आज जो काम कर रही हैं वो सरकार तक पहुंची है या उस लाभ तक पहुंची हैं, कई सारी रेपर्टरीज है या अमेटर ग्रुप्स है वहां तक नहीं पहुंचे हैं। पर यह मेरा मानना है कि जो रेपर्टरीज अभी काम कर रही हैं उनको होल हार्टेड सपोर्ट की जरूरत है। और दूसरा है कि कुछ रेपर्टरीज ने एक्सेलेंट काम किया है, जो आउटस्टैंडिंग काम कर चुके हैं भारतीय थिएटर को भारतीय थिएटर बनाने में, उसने अपना बहुत बड़ा योगदान किया है। उसको मुझे लगता है सरकार को अब पूरी तरीके से एक गोद में लेना चाहिए या अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक उन कलाकारों का जिन्होंने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी है उनका सम्मान नहीं होगा। उनका सम्मान नहीं होगा तो उस माध्यम में नए लोग जो आने वाले हैं वो यहां आने के लिए अपनी मनोभूमिका बनाने में सक्षम नहीं हो जाएंगे। तो हमें लग रहा है कि इस तरीके की कोई सोच है। दूसरा, एक महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छी एक पहल की है, उसका भी एक आपके सामने उसको थोड़ा सा बोल देता हूं। वो ये है कि जो व्यावसायिक नाटक करने वाली मंडलियां हैं उसका उन्होंने विभाजन किया है। वो कितने साल पुरानी हैं, कितने साल की क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, मतलब ये 3 ग्रुप की उन्होंने डिवीजन की है। तो वो करते क्या हैं कि थिएटर में फायदा नहीं होगा ये मानते हुए जो ए ग्रुप वाले, जो सीनियर ग्रुप्स हैं, सीनियर मंडलियां हैं, उनको 100 शो करने के लिए, 100 शोज के लिए 25 या 30 हजार पर शो का सपोर्ट देती हैं। आपको कहां कहां शो किया, कैसे कैसे शो किया, आप उसको टिकट भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर सरकार आपको उस 100 शो का जो भी सब्सिडी होती है या सपोर्ट सिस्टम होती है वो देते हैं। कुछ कंपनीज को 50 शो का देती हैं, कुछ कंपनीज को, जो नई कंपनीज हैं, उनको 25 शो का देती हैं। उस तरीका का भी एक मॉडल हमारे पास है। अगर उस दिशा में भी हमने अगर सोचा तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन थिएटर खड़ा होने की और बेहतरीन थिएटर करने की गुंजाइश हमारे सामने रहेगी। उसमें खासकर जो संगीत नाटक, मराठी संगीत नाटक परंपरा है वो क्षीण होने की कगार पर है। वो नाटक करने वाले को और ज्यादा 35 हजार के आसपास या 30 हजार के आसपास एक सपोर्ट सिस्टम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मुझे लगता है उसी तरीके से जो भारतीय जड़ों से जुड़ा हुआ नाटक है, भारतीय जड़ों से, भारतीयता से, भारतीय परंपरा से, भारतीय लोक नाटक से, आदिम नाटक से, भारतीय जितने भी हमारे नाटक के चेहरे हैं, चाहे वो जलसे हैं, चाहे वो लोक नाटक हैं, उनसे इंस्पायर होकर अगर कोई नाटक करना चाहता है तो उसके लिए भी इस तरीके की सब्सिडी का प्रावधान होने की संभावना मुझे दिख रही है। दूसरा है कि कोई हमेशा हम ये नहीं कर रहे कि हमको अनुदान ही दीजिए। अनुदान तो देना जरूरी है, पर मान लीजिए कि हमें कोई एक इस तरीके का नाटक खेलना है और 0% लोन पर अगर हमें कोई इस तरीके का लोन अवेलेबल हो, जिसका आप हमसे पैसे वापस लीजिए, 5 साल 10 साल जो भी उसका होगा, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ी मुझे लगता है इससे हो सकती है। दूसरा है कि हमारे पास, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड एडवांस स्टडी एंड एडवांस रिसर्च के लिए सेंटर होने की जरूरत है। देखिए, कई लोग हैं हमारे पास, जैसे हमारे सीनियर्स हैं, हमारे आसपास काम करने वाले 25 साल 30 साल के बाद किसी ने तो हमारे जैसा उन्होंने सोचा था वैसा थिएटर करने का मौका कितने लोगों को मिला है। उस आदर्श स्थिति में मुझे नहीं लगता कि भारतीय रंगकर्म में गिने चुने 2-4 लोगों के अलावा वो मौका किसी को मिला होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें हम सब ने
जो मैं थिएटर करना चाहता था वो नहीं कर पाया, पर फिर भी थिएटर तो करूंगा, क्योंकि थिएटर करने के बिना मैं जी नहीं सकता। थिएटर हमारा श्वास है, थिएटर हमारा प्राण है। तो फिर हमने जो भी थिएटर किया है वो अल्टरनेट थिएटर किया है। हमारा जो मन में जो विजन है थिएटर का, वैसा थिएटर नहीं किया है। तो कम से कम ऐसे जो सीनियर लोग हैं, जिन्होंने बहुत अपना थिएटर चिंतन का संचित बहुत बड़ा खड़ा किया है, अपनी सिस्टम खड़ी की है, ऐसे लोगों को अगर इस तरीके का कोई नाटक करने की इच्छा हो तो कम से कम 5 साल में जो वो नाटक सोच रहे हैं, जो नाटक वो कल्पना कर रहे हैं, ऐसे नाटक करने के लिए मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है, सपोर्ट सिस्टम खड़ी करने की आवश्यकता है। वो गवर्नमेंट के लेवल पर भी हो सकता है या कॉरपोरेट लेवल पर भी हो सकता है। हम इकट्ठा आके ये सारी बातें मुझे लगता है कि हमको करनी पड़ेगी। तो इससे ये हो सकता है कि कम से कम 5 साल के बाद मैं अपने मन मुताबिक एक तो नाटक करूं। 5 साल तो मैं जो भी जो भी मेरे पास स्रोत है, उस स्रोत को एंगेज करते हुए मैं नाटक करूंगा। तो इस तरीके का सोचना गलत नहीं है। और इसीलिए वो प्रैक्टिकल में जो एडवांस स्टडी सेंटर की बात कर रहा हूं, उस स्टडी सेंटर में जहां तक हमने कुछ पाया है उसके आगे का रिसर्च करने का, प्रोडक्शन करने का, प्रैक्टिस ओरिएंटेड कुछ करने का मौका हमें तैयार करने की जरूरत है। जो दुनिया के हर देश में मुझे लगता है, जो संपन्न देश है या कला से संपन्न देश है, वहां पर इस तरीके का प्रावधान हमें नजर आता है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। हम क्यों नहीं कर पाए? पीटर ब्रूक क्यों कर पाए? ये बड़ी हमारे लिए तो हमारा महाभारत तो हमें करना चाहिए था, लेकिन पीटर ब्रूक के पीछे वहां की सरकार खड़ी थी। टेक्स्ट कहां का है? भारत का है। कलाकार कहां के हैं? कई सारे मुल्क के हैं। नाटक कहां हो रहा है? किस भाषा में हो रहा है? वो फ्रेंच में हो रहा है, अंग्रेजी में हो रहा है। वो हो कहां रहा है? एक पहाड़ी के क्या कहते हैं तले। ये सब करने के लिए पीटर ब्रूक अगर बनना है या बनाना है तो उसके पीछे इतनी सारी सिस्टम खड़ी होती है। 10 साल उनका रिसर्च है। मैं उस रिसर्च के दरमियान मेरा भी अपना रिसर्च कर रहा था, तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मुझे कई बार मिला है। तो वो सोच मुझे पता है। तो इस तरीके का अगर हम भी वो थिएटर कर सकते हैं जो दुनिया में कर सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं। और मैं केवल एक ग्रैंडरस थिएटर की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे मन मुताबिक थिएटर करने की ये जो एक छोटी सी लालसा है, ये जो छोटा सा सपना है, इस सपने को साकार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे हमारे हर किसी का सपना जब साकार होगा तो थिएटर का कितना बड़ा सपना साकार होगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। आप आंखें बंद करके इसको देखिए कि सैकड़ों डायरेक्टर, सैकड़ों कि अपने तरीके का थिएटर कर रहे हैं और उसको आदर्श एक स्थिति में कर रहे हैं और उसका एक मेला लगा हुआ है। तो इस तरीके के मुझे लगता है कि अगर हम सोच सकते हैं तो क्यों नहीं सोचें। दूसरा है हमारी जो एक जॉब सिस्टम है। पहले कुछ रेलवे में यहां वहां हमारे कलाकारों को जॉब मिलते थे, उसका एक रिजर्वेशन था आर्टिस्ट का। जैसे स्पोर्ट्समैन के लिए रिजर्वेशन है, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए भी ये रिजर्वेशन होना जरूरी है। उसके लिए भी हमको हमारे जो सोचने वाले हैं, हमारे जो सरकार के माध्यम बन सकते हैं, उन सब से ये दरख्वास्त है मेरी कि इस दिशा में आप सोचिए। क्योंकि ये भारतीय कला, भारतीय नाटक आपके इस ब्रिज बनने का इंतजार कर रही है। तो ब्रिज कोई भी बने, सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार मुझे लगता है कि आपको मना नहीं कर सकती हैं। बाकायदा उस माध्यम को, उस ब्रिजेस को हमें एक्टिव करना पड़ेगा। ब्रिजेस का काम खुद इनिशिएटिव लेके कुछ लोगों को करना पड़ेगा। मेरा इशारा शायद आप समझ रहे होंगे। दूसरा है कि हमारे पास इतना बड़ा संचित है, 3000 साल, भरत मुनि से पहले भी हमारे पास थिएटर था। जब से आदिम संस्कृति है वहाँ से हमारे पास थिएटर है। लोक संस्कृति का थिएटर है, वंचितों का थिएटर है, दलित थिएटर की नींव हमने रखी है, कामगार की हैं, बाल नाटक की हैं, आधुनिक नाटक की है, पथ नाटक की हैं,
जिसको कहते साइकोफिजिकल थिएटर है, सर हर आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है, आहारी, हर किस्म का थिएटर है। इस सब को कहीं ना कहीं एक म्यूजियम में तो हम सजाएं ताकि दुनिया उस म्यूजियम को देखने आए। इसलिए हमको राष्ट्रीय नाट्य म्यूजियम, नेशनल थिएटर म्यूजियम की हमें संकल्पना करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारे पास पपेट म्यूजियम है और हमारे पास थिएटर म्यूजियम नहीं है। हमारे पास बहुत सारे म्यूजियम है, हमारे पास थिएटर म्यूजियम नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इसकी कल्पना करनी पड़ेगी और हर भाषा का, हर प्रांत का, हर किस्म का थिएटर वहाँ देखने को, समझने को मिलेगा। क्योंकि आप पेरिस जाते हो तो जो एक महत्वपूर्ण जो लियोर म्यूजियम है, वहाँ जाने के बाद आप 2-3 दिन लगातार वहाँ बिताने के बाद पूरा विश्व आपको समझ में आता है। मुझे लगता है कि एक टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि अभ्यासक के लिए, देशी अभ्यासक और दुनिया के अभ्यासकों के लिए ये होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे उस दिन मैंने कहा था IGNC के प्लेटफॉर्म से भी, और ये मुझे लगता है संस्कार भारती की जो हमारी मित्र हैं, संस्कार भारती ये पूरे देश में फैला हुआ प्लेटफॉर्म है कि हम एक रंग को, ये नाटक को त्योहार के जैसे मनाएं। जैसे दिवाली है, दशहरा है, ईद है, क्रिसमस है और भी बहुत सारे हम जिस तरीके से मनाते हैं देश के लेवल पर, मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का और कुछ नहीं, पूरा देश नाटक देख रहा है, नाटक खेल रहा है, नाटक सोच रहा है, नाटक पढ़ा रहा है, नाटक 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 कर रहा है। क्योंकि अच्छे समाज का लक्षण वही होता है। ऐसा कहते हैं कि किसी देश को, किसी समाज को समझना हो तो आपको पूरा देश, पूरा समाज क्या कहते हैं उसमें ढूंढते जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाके बस आप वहाँ के 5-6 नाटक देख लीजिए, आपको उस समाज की समृद्धि, उस समाज की संपन्नता, उस समाज का चिंतन, उस समाज की सोच, उस समाज का सौंदर्य, अनुभूति, हर तरीके से वो समाज आपको समझ में आता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस दिशा में हमको सोचने की ज़रूरत है और ये दूर नहीं है। अगर हम मान ले, हम कह ले कि इसको हर कोई जिस तरीके से टेम्पल में जाके कुछ लोग अपनी संगीत सेवा देते हैं या कुछ संगीत समारोह में जाके संगीत सेवाएं रुजू करते हैं या देते हैं, उस तरीके से हम एक शो करके अपनी क्या कहते हैं नाट्य सेवा उस दिन क्यों नहीं अर्पण कर सकते उस सारे त्योहार को। हम फेस्टिवल नहीं कहें, उसको त्योहार करें। त्योहार कहने से उसका एक ग्रेविटी जो है वो अलग हो जाता है, उसमें कहीं कहीं मन भाव या एक मन से होने वाली चीज़ हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में भी हमें पहल करनी चाहिए। मैं बहुत देर से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा बाधा आई, लेकिन वो कोरोना जैसी है। क्योंकि हम जो सोच रहे थे, हो सकता है मुझे उससे एलिनिएट होने का मौका मिला, दोबारा मुझे क्या बात करनी है वो टटोलने का मौका मिला। इसलिए वो बाधा को भी हम पॉजिटिवली ले लें, क्योंकि बाधाएं तो आती रहेंगी, बाधाओं के बाद भी हम संवाद में रहे, डायलॉग में रहें, एक्सप्रेशन में रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे और एक दूसरे को अप्रिसिएट करते रहे, एक दूसरे को समझते रहे, एक दूसरे से मानसिक रूप से जुड़े। मुझे लगता है उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये कोरोना हमको वही सिखा रहा है कि आज तक हम स्पर्श से बहुत सारी बातें कह सकते थे, आज उसने हमारे हाथ को ही दूर रखा है। हम जो स्पर्श से लाखों चीज़ें कह सकते थे, आज वो स्पर्श करने से हमको रोक रहा है। ध्यान रखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने संस्कार थे, जो अच्छे थे, मैं ये कह रहा हूं कि जो पुरानी हमारी अच्छी धारणाएं हैं उसको भी साथ लेना चाहिए। नया थिएटर तभी पनपेगा जो हमारा पुराना संचित है, चाहे वो हर तबके के थिएटर का हो, हर किस्म के थिएटर का हो, वो उसको हमें साथ लेना है और नई चीजें उससे जोड़ते हुए हमें नया थिएटर खड़ा करना है। और इसीलिए ये कोरोना ने हमको ये मौका दिया है, शांति से बैठ के सोचिए। और ये सोचते समय इतना ही मैं कहूँगा
क्योंकि अब सवाल जो आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसका मैं निजी तौर पर जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि अब इस समय अपने आप को जिंदा रखना, अपने परिवार को जिंदा रखना, अपने साथियों को जिंदा रखना, ये सबसे बड़ा टारगेट है हम लोगों का, और हम उसमें कामयाब जरूर होंगे। थिएटर कभी मरता नहीं, थिएटर नेवर डाइज। थिएटर में ऐसी कभी उथल पुथल आई हैं, कई सारी चीजें हुई हैं, लेकिन थिएटर ने कभी दम नहीं तोड़ा। थिएटर रुकता है, थिएटर रोकता है, पर थिएटर प्रवाही भी होता है। वो निरंतरता का ही नाम थिएटर है, वो सततता का नाम ही थिएटर है, परिवर्तन का नाम ही थिएटर है। और मुझे लगता है कोरोना हमारे हाथ में, हमारे रंग योद्धाओं के हाथ में वो शस्त्र दे रहा है जिसको हम कह सकते हैं कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को संवेदनशील बनाएं, समृद्ध बनाएं, परिवर्तनशील बनाएं, दूसरों के प्रति एक विनम्र बनाएं। ये हमारे हाथ में हथियार दे के ये कह रहा है कि आगे बढ़ो, क्योंकि वो तो पीछे छूटने वाला है। तीसरी घंटा बजने वाली है, हमें इंतजार करना है वो नांदी कब शुरू होगी। नए जीवन की, नए सोच की, नई संस्कृति के नांदी का हमें इंतजार है। हो सकता है 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने में उसकी शुरुआत हो। संस्कार भारती के सारे जो पीठासीन लोग हैं, सारे मेरे मित्र हैं, मेरे आदर्श हैं, उन सब ने मुझे ये आपके साथ बातें करने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अमित चंद जी बहुत आभारी हूँ, रविशंकर खरे जी बहुत आभारी हूँ। शिप्रा ने तो रात को 1:30-1:45 बजे तक काम करके मुझे पोस्टर भेजा है, मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूँ। जितने हम नाटक वाले पैशनेट हैं, क्योंकि हम और आप सब नाटक वाले हैं, कला कर्मी हैं, कला धर्मी हैं, तो मुझे लगता है कि इस कला धर्म को, कला कर्म को, रंग धर्म को, रंग कर्म को आगे बढ़ाएंगे। रंगमंच विजयी भव, लॉन्ग लिव थिएटर। नमस्कार।